वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए यूपी पीसीएस के लिए। टेस्ट सीरीज़ इसकी बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर इस टेस्ट तक पहुँच सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज डेट हो गई है 19 अक्टूबर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है जैव उपचारण से रिलेटेड। जैव उपचारण यानी बायो रेमेडिएशन से क्या तात्पर्य बताइए। सूक्ष्म जीवों की सहायता से रोगों का निदान, शरीर में अंगों का प्रत्यारोपण, रोगाणुओं व पीड़कों पर जैविक नियंत्रण या जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले पदार्थों का निष्कासन। बायो रेमेडिएशन, ठीक है, जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले पदार्थों का निष्कासन, ठीक है, या सूक्ष्म जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले पदार्थों का निष्कासन, न कि रोगों का निदान। तो देखिए, सूक्ष्म जीवों के प्रयोग द्वारा पर्यावरण से विषैले प्रदूषक पदार्थों के निष्कासन की प्रक्रिया जो है वो जैव उपचारण या बायो रेमेडिएशन कहलाती है। इसके द्वारा किसी विशेष स्थान पर पर्यावरणीय प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव को समाप्त किया जा सकता है। नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्रायः कारक है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ऊष्मीय प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। यहाँ उत्तर एक से अधिक हो सकते हैं, लेकिन चूंकि एक ही उत्तर हमको देना है, ठीक है, सबसे अच्छा उत्तर तो वो है ऊष्मीय प्रदूषण, ऑप्शन नंबर सी। तो नाभिकीय ऊर्जा का जो उपयोग है प्रायः ऊष्मीय प्रदूषण यानी थर्मल पोल्यूशन का कारक है। और किसी परमाणु के नाभिक की ऊर्जा को परमाणु ऊर्जा या नाभिकीय ऊर्जा कहा जाता है। देखिए, प्रत्येक परमाणु के केंद्र में जो है दो प्रकार के कण होते हैं, आपको पता होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बाहर होता है। प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को आपस में जोड़कर रखने वाली ऊर्जा को ही न्यूक्लियर एनर्जी, परमाणु ऊर्जा या नाभिकीय ऊर्जा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट क्या है, विभिन्न उत्पादक संयंत्रों में विभिन्न रिएक्टरों के अति तापन के निवारण के लिए नदी एवं तालाबों के जल का उपयोग किया जाता है। क्या यह बात सत्य है। शीतलन की प्रक्रिया के फलस्वरूप गर्म हुआ जल पुनः जल स्रोतों में गिराया जाता है। बिल्कुल, ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। तो शीतलन की प्रक्रिया के फलस्वरूप गर्म हुआ जल पुनः जल स्रोतों में गिराया जाता है, और इस तरह के गर्म जल से जल स्रोतों के जल के ताप में हानिकारक वृद्धि होती है। इसे ऊष्मीय प्रदूषण कहा जाता है। एक दुर्घटना है चेरनोबिल दुर्घटना, किससे संबंधित है ये। नाभिकीय दुर्घटना है ये, भूकंप, बाढ़ या अम्ल वर्षा। चेरनोबिल दुर्घटना, ठीक है, रूस में ये एक नाभिकीय दुर्घटना है। तो 26 अप्रैल 1986 को रूस में चेरनोबिल स्थित परमाणु केंद्र में नाभिकीय दुर्घटना हुई थी, और मानवीय भूल के कारण घातक रेडियोधर्मी कण वातावरण में प्रविष्ट हो गए थे। कुछ इसी तरह की भारत में हुई थी। आज तक एग्ज़ाम में उसको पूछते हैं। 4000 से अधिक लोग उसमें मारे गए थे, ठीक है। 2 दिसंबर 1984 की वो रात। भोपाल गैस त्रासदी, मेथिल आइसोसाइनेट का रिसाव। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसके क्षय होने में सबसे अधिक समय लगेगा। सबसे अधिक समय, सिगरेट का टुकड़ा, चमड़े का जूता, फोटो फिल्म या प्लास्टिक का थैला। देखिए, चमड़े का जूता तो इसमें बायोडिग्रेडेबल है, सबसे पहले जो है यही क्षय हो जाएगा। लेकिन सबसे अधिक समय किस में लगेगा इसमें, वो प्लास्टिक के थैले में, ठीक है। सिगरेट का टुकड़ा भी बहुत समय तक रहता है, ठीक है, लेकिन प्लास्टिक का थैला उससे भी अधिक। तो प्लास्टिक का जो थैला है उसके क्षय होने में सबसे अधिक समय लगता है। प्लास्टिक का थैला एक थर्मोप्लास्टिक है। यह है अक्षयकारी प्रदूषक है, जो कि मृदा प्रदूषण के साथ साथ वातावरण को भी प्रदूषित करने का कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। प्रश्न आ गया, भोपाल गैस त्रासदी की घटना निम्नलिखित में से कब हुई थी। 1 से 2 दिसंबर 1982, 2-3 दिसंबर 1985, 3-4 दिसंबर 1984 या फिर 4-5 दिसंबर 1986। देखिए, ये हुई थी, ये हल्की प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पर, ठीक है,
2-3 दिसंबर 1984, 1984 में हुई थी। तो 85, 82, 86 को वैसे एलिमिनेट कर दीजिए, क्योंकि ये समय था 2 दिसंबर 1984 की रात का, और रात के 10 बजे से प्रारंभ हुई थी। ठीक है, तो एक तरह से सही उत्तर वैसे तो इसका 2-3 दिसंबर है, मतलब 2 दिन में हुई थी ये घटना। तो देखिए, भोपाल के यूनियन कार्बाइड कीटनाशक संयंत्र के टैंक 610 में 2 दिसंबर 1984 की रात 10 बजे जल प्रवेश कर गया, जिसमें 42 टन मिथाइल आइसोसाइनेट गैस भरी थी, और जल से रासायनिक क्रिया के बाद टैंक का तापमान जो है 200 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, और तापमान सहन क्षमता जो है वो अधिक ना होने के कारण गैस टावरों को क्या हुआ, खोलना पड़ा। परिणाम स्वरूप हुआ क्या, गैस जो है, विषाक्त गैस हवा में घुलने लगी। ठीक है, और राज्य की सरकार की सूचना के अनुसार इस त्रासदी में लगभग 4000 से अधिक लोग मारे गए, और बाद में गैस जनित रोगों से हजारों लोग गंभीर रूप से घायल हुए। तो ये घटना स्टार्ट कब हुई थी, 2 दिसंबर 1984 की रात 10 बजे। ठीक है, तो 2-3 दिसंबर इसका रहता है समय, लेकिन बहुत सारे एग्जाम में 3 दिसंबर 1984 भी इसका उत्तर सही किया गया है। ठीक है, वैसे इसका सही उत्तर है 2-3 दिसंबर 1984। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार होता है। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कण जो सीधे श्वास नली के द्वारा हमारे फेफड़ों में प्रवेश कर जाते हैं, वो 5 माइक्रोन से कम होते हैं। जो 5 माइक्रोन से अधिक होते हैं वो फेफड़ों में प्रवेश नहीं कर पाते। तो श्वसनीय सूक्ष्म कण वे कण होते हैं जो कम से कम इतने छोटे होते हैं कि श्वसन के दौरान फेफड़ों में प्रवेश कर सकें। 5 माइक्रोन से छोटे, ठीक है, हवा में तैरते सूक्ष्म कण नशिका झिल्ली द्वारा रोके नहीं जा सकते, और परिणाम स्वरूप यह श्वसन द्वारा फेफड़ों में पहुंच जाते हैं और विभिन्न रोगों का कारण बनते हैं। जबकि 5 माइक्रोन से जो बड़े निलंबित कण हैं वो नसिका झिल्ली द्वारा रोक लिए जाते हैं और वो फेफड़ों में पहुंच नहीं पाते। तो 5 माइक्रोन से कम। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। सरसों का तेल जो होता है, मस्टर्ड ऑयल, उसमें मिलावट की जाती है, क्या मिलाया जाता है? तो सरसों के बीज के अपमिश्रक के रूप में सामान्यतः निम्नलिखित में से किसे प्रयोग में लाया जाता है? जीरा का बीज, पपीते का बीज, धनिए का बीज, ये मिलाए जाते तो नुकसान नहीं होता शरीर को। ठीक है, आर्जीमोन के बीज मिलाए जाते हैं, ए है इसका आंसर। तो सरसों के बीज के अपमिश्रक के रूप में सामान्यतः आर्जीमोन के बीज का प्रयोग किया जाता है। आर्जीमोन मैक्सिकाना जो है, मैक्सिको में पाई जाने वाली पोस्ते की एक प्रजाति है, और सरसों के तेल में जब इसकी मिलावट होती है तो ड्रॉप्सी नामक महामारी फैल सकती है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। इंसिनरेटर्स का प्रयोग जो है निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? कूड़ा कचरा जलाने के लिए, कूड़ा कचरा को इसमें रखने के लिए, हरे पेड़ों को काटने के लिए, या खाद बनाने के लिए? कूड़ा कचरा को जलाने के लिए किया जाता है, ए है इसका आंसर। तो इंसिनरेटर्स एक अपशिष्ट उपचार प्रक्रिया है जिसके तहत अपशिष्ट पदार्थों के दहन के माध्यम से उसमें शामिल कार्बनिक तत्वों को नष्ट किया जाता है, और इस प्रक्रिया हेतु इंसिनरेटर्स का प्रयोग किया जाता है। यह प्रश्न यूपीपीसीएस में पहले पूछा हुआ है। 10वां प्रश्न है राजेंद्र सिंह से रिलेटेड। इनमें से किस पर्यावरणविद को जलपुरुष के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा इस प्रश्न का उत्तर राजेंद्र सिंह। तो राजेंद्र सिंह को भारत के जलपुरुष के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। भारत में निम्नलिखित में से किसमें एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में विस्तारित उत्पादन दायित्व आरंभ किया गया था? जैव चिकित्सा अपशिष्ट नियम 1998, पुनर्चक्रण प्लास्टिक नियम 1999, ई अपशिष्ट प्रबंधन और रास्ता नियम 2011, या खाद्य सुरक्षा और मानक विनियमन 2011? क्या है इसका उत्तर? इसका उत्तर है सी, ई अपशिष्ट प्रबंधन और हस्तांतरण नियम 2011। तो ई अपशिष्ट प्रबंधन और हस्तांतरण नियम 2011 के तहत विस्तारित उत्पादक दायित्व यानी ईपीआर, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी का प्रारंभ किया गया। ईपीआर यानी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी वस्तुतः इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माताओं पर डाला जाने वाला पर्यावरणीय दायित्व है, जिसके तहत उन्हें ई अपशिष्ट के संग्रहण, प्रबंधन और निपटान हेतु उत्तरदायी बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत सरकार के द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया? कब किया गया था भारत सरकार के द्वारा केंद्रीय गंगा
प्राधिकरण का गठन 1985 में। तो केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की अध्यक्षता में फरवरी 1985 में किया गया। सितंबर 1995 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण। और इसके तहत जो है वो प्रधानमंत्री होते हैं, इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से कब प्रारंभ किया गया? यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया था कब? 1993, 1993। देखिए, गंगा कार्य योजना प्रथम चरण में वर्ष 1985 में आरंभ हुई, और जो इसका दूसरा चरण था, इसके दूसरे चरण में यमुना और गोमती कार्य योजना को अप्रैल 1993 में गंगा कार्य योजना द्वितीय चरण के तहत जो है अनुमोदित किया गया। तो यहाँ सही उत्तर होगा अप्रैल 1993। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 14 है। एगमार्क एक्ट को भारत में कब प्रारंभ किया गया? एगमार्क एक्ट को भारत में प्रारंभ किया गया था वर्ष 1937 में। तो एगमार्क एक्ट वैधानिक रूप से वर्ष 1937 में जो है अस्तित्व में आया। देखिए, एगमार्क की बात करें तो एगमार्क भारत में कृषि उत्पादों पर लिखा हुआ पाया जाता है, जो भारत सरकार की एजेंसी विपणन और निरीक्षण निर्देशालय द्वारा कृषि उत्पादों की गुणवत्ता जांचने के बाद दिया जाता है उनको। इसका मतलब है कि यह जो उत्पाद है वो निर्धारित मानकों पर जांच लिया गया है और सही पाया गया है। एगमार्क का उपयोग खाने पीने की चीज़ों पर जो कृषि करके उगाई जाती हैं उन पर जो है वो किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? इस तरह के सवाल यूपीपीसीएस की परीक्षाओं में पूछ लेता है। कहाँ पर है ये? अयोध्या में नहीं है, यह है राजस्थान के जोधपुर में। तो बी है इसका आंसर। तो सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान है राजस्थान के जोधपुर में। धन्यवाद।